अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अल-कैलिफ अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़कीरज़ादा की मिस्टीरियस डेथ की। इसके साथ ही हम जानेंगे वो तमाम हक़ाइक़ जो आज तक दुनिया के सामने ना लाए गए। हम आपको बताएंगे कि बिलवास्ता या बिलावास्ता मोसाद का मोहसिन फ़कीरज़ादा के मर्डर से क्या ताल्लुक़ है। सिर्फ ये नहीं बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ 2 सालों यानी 2010 से 2012 के दौरान 4 प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कैसे असैसिनेट किया गया। फरीदून अब्बासी पर कातलाना हमला कब और क्यों किया गया। मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी कैसे बनी या इसे वर्ल्ड डेडलिएस्ट एजेंसी क्यों कहा जाता है। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ मोहसिन फ़कीरज़ादा को ईरान फादर ऑफ बॉम्ब भी माना जाता है। उनका ताल्लुक ईरान के प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स में से था। मोहसिन फ़कीरज़ादा 1958 में ईरान के शहर कोम में पैदा हुए। 1987 में शहीद बेस्ट यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स में BSc करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इस्फहान से न्यूक्लियर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज में PhD मुकम्मल की। वो IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का भी हिस्सा रहे। उन्हें 1991 में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में बतौर फिजिक्स प्रोफेसर काम करने का मौका मिला। 2007 में जॉर्ज W. बुश ने मोहसिन फ़कीरज़ादा की प्रोफेशनल लाइफ से मुतालिक कुछ इंकशाफात ज़ाहिर किए। जॉर्ज W. बुश का कहना था कि मोहसिन फ़कीरज़ादे इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी से बतौर प्रोफेसर मुंसलिक नहीं रहे, बल्कि वो इस वक्त ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के मौजूदा हेड थे। इस तरह 2007 में संडे टाइम्स में एक डॉक्यूमेंट में ये बताया गया कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में बतौर हेड काम कर रहे थे, ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसराइल और अमेरिका का मानना था कि वो 1889 से 2003 तक ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने वाली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे। इस तरह अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने 2008 में उनके एसिड को फ्रीज करते हुए उन पर सैंक्शन लगा दी। लेकिन 2010 तक इन तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पर काम जारी रहा। मोहसिन फ़कीरज़ादे के मर्डर की प्लानिंग 2009 से की जा रही थी, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया। इस तरह 2018 में मोहसिन फ़कीरज़ादे को कत्ल करने की साजिश दोबारा शुरू हुई और 27 नवंबर 2020 को ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के सरबराह मोहसिन फ़कीरज़ादे को कत्ल करते हुए ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अप्रैल 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर डील यानी जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को साइन करने के बाद भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पर काम जारी रखा है। उन्होंने कहा कि जिसके चीफ मोहसिन फ़कीरज़ादे हैं। इस बात पर उन्होंने मजीद जोर देते हुए कहा कि रिमेंबर दैट नेम फ़कीरज़ादे। इस बात से साबित होता है कि मोहसिन फ़कीरज़ादे का मर्डर इजराइल यानी मोसाद का ही कारनामा है, लेकिन इजराइल ने ना इस बात से उस वक्त इनकार किया और ना ही इकरार किया। बाद-अज़ां इजराइल के एक न्यूज़पेपर ने मोहसिन फ़कीरज़ादे के मर्डर को कुछ यूं बयान किया है। मार्च 2020 में इजराइल में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका काम था मोहसिन फ़कीरज़ादा की डेली एक्टिविटीज को कैप्चर करना। इस तरह मार्च से नवंबर यानी 8 माह में मोहसिन फ़कीरज़ादा की डेली एक्टिविटीज को कैप्चर करते हुए उनके मर्डर का मुकम्मल प्लान बना लिया गया। एक रोबोटिक मशीन गन को निसान पिकअप ट्रक में इंस्टॉल किया गया था। ये रोबोटिक मशीन सैटेलाइट से ऑपरेट की जाती है। इस मशीन की अगर वर्किंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 1 मिनट में 600 ड्रोन फायर कर सकती है। इसके अलावा इस निसान पिकअप ट्रक में मल्टीपल कैमराज और रोबोटिक ऑपरेटर्स भी फिट किए गए थे जो बआसानी मोहसिन फ़कीरज़ादे को आइडेंटिफाई कर सकें। 27 नवंबर 2020 और ये वक्त था तकरीबन 3:30 बजे का जब फ़कीरज़ादे अपनी वाइफ के साथ सफर कर रहे थे। उनकी गाड़ी एक हाईवे पर रुकी तो निसान पिकअप ट्रक ने फ़कीरज़ादे को कैमराज की मदद से आइडेंटिफाई किया। मोसाद के एजेंट्स तकरीबन 1000 माइल की दूरी से ये ऑपरेट काम सरअंजाम दे रहे थे। इस तरह मोसाद के एजेंट्स ने रोबोटिक मशीन गन से तकरीबन 13 बुलेट्स फायर की, जिसमें से 5 बुलेट्स फ़कीरज़ादे को लगी। मोहसिन फ़कीरज़ादे का मर्डर करने के ठीक 1 मिनट बाद ही निसान पिकअप ट्रक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ईरान में मोसाद के एजेंट्स किसी भी कार्रवाई का सामना करने से पहले मुल्क से फरार हो गए। मौरखीन का कहना है कि फ़कीरज़ादे को इस हमले से मुतालिक पहले ही आगाह कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह न करते हुए अपनी वाइफ के साथ सफर के इरादे को बरकरार रखा। नाज़रीन, मोहसिन फ़कीरज़ादे से पहले सिर्फ 2 सालों यानी 2010 से 2012 के दौरान 4 ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट किया गया, जिनमें मसूद अली मोहम्मदी, माजिद शहरियारी, दरेश रज़ाई निजाद और मुस्तफ़ा अहमदी रोशन शामिल हैं। मुस्तफ़ा अहमदी रोशन 11 जनवरी 2012 को 2 सालों में कत्ल होने वाले चौथे ईरानी जौहरी साइंसदान थे जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कमजोर करने के लिए एक ज़ाहिरी खुफिया जंग का ताज़ा तरीन शिकार थे। इनके अलावा फरीदून अब्बासी जो कि 2011 से 2013 तक ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह रहे, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। नाज़रीन, फ़कीरज़ादे समेत ईरान अपने 4 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की असैसिनेशन और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी वर्ल्ड डेडलिएस्ट एजेंसी यानी मोसाद पर डालता है। मुफक्किरीन का मानना है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करने और मोहसिन फ़कीरज़ादा का मुतबादिल ढूंढने में तकरीबन 6 साल का अरसा लगेगा। 1930 में एडोल्फ हिटलर के यहूदियों के खिलाफ इनकलाब में छोटी छोटी एजेंसीज वजूद में आई। इन एजेंसीज का मतलब था ज्यूज
کمیونٹی کی پروٹیکشن، اور بعد میں یہی ایجنسیز موساد کی بنیاد بنی۔ لیکن موساد کی باقاعدہ بنیاد 13 دسمبر 1949 کو اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریون نے اپنے ایک سینئر کمانڈر کے مشورے سے ڈالی۔ موساد کے کام کرنے کا انداز ہے کل اینڈ فلی، یعنی مارنا اور فرار ہو جانا۔ موساد کے پاس 8 بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جو مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر تل ایویو میں ہے۔ اسرائیل کی 3 بڑی ایجنسیز میں شین بیت انٹرنل سیکورٹی، امان ملٹری انٹیلیجنس، اور موساد یعنی سینٹرل انسٹیٹیوٹ فار انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل آپریشنز شامل ہیں۔ موساد ان سب میں سے زیادہ طاقتور ہے۔ موساد کو دنیا بھر میں کلنگ مشین کے طور پہ جانا جاتا ہے، وہیں ہی اس کی بقا کو اسرائیل کی بقا مانا جاتا ہے۔ صرف اسرائیل نہیں بلکہ موساد نے اپنے کارناموں میں CIA، M16 اور KGB کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ موساد یہودیوں کے حقوق کا پرچار کرتے کرتے اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اسے کلنگ مشین کہا جاتا ہے۔ وہیں دوسری جانب ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ مرڈر کے ذمہ داری موساد پر ڈالی جاتی ہے۔ جہاں اس نے اسرائیل جیسے ایک چھوٹے سے خطے کو پاورفل کنٹریز میں شامل کر دیا ہے، وہیں موساد پر کئی ہیومن رائٹ ابیوز کے کیسز بھی درج ہیں۔ موساد کے سر انجام دیے جانے والے کارنامے جیوز کمیونٹی کی پروٹیکشن ہے یا انسانیت، خاص طور پر مسلمانوں کا استحصال۔ اگر محسن فقیرزادہ کا مرڈر امریکہ کی ایران نیوکلیئر ڈیل میں شامل ہونے کی پاسبلٹی کو ختم کرنا تھا تو 4 پرومیننٹ سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کیوں کیا گیا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔